हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम IIT JAM 2024 के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 29 है, लेट L1 डिनोट द लाइन y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 एंड L2 डिनोट द लाइन y इक्वल्स टू 4x प्लस 3। सपोज दैट f such that R2 R is a 4 times continuously differentiable function such that the line L1 intersect the curve y equals to f of x at exactly 3 distinct points and the line L2 intersect the curve y equals to f of x at exactly 4 distinct points, then which of the following is true। तो हमारे पास दो लाइन दिया गया है L1 और L2 और कहा जा रहा है L1 कर्व को exactly 3 distinct point पे कट कर रहा है और L2 कर्व उसी कर्व को at exactly 4 distinct point पे कट कर रहा है और कर्व जो है 4 times continuously differentiable भी है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ऑप्शन ए है df upon dx does not attain the value 3 on r, d2f upon dx square vanishes at most once on r, d3f upon dx cube vanishes at least once on r, df upon dx does not attain the value 7 upon 2 on r। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कोई दो लाइन किसी सेम कर्व को एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे और एट एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कब कट कर सकता है। तो इसे समझने के लिए एक फंक्शन ले लेते हैं f of x इक्वल्स टू sin x और इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं 0 से इंटरवल 0 से 2 पाई में। तो उसका कर्व कुछ इस तरह का होगा 0 से 2 पाई में। अब f of x इक्वल्स टू sin x का एक फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं और उसका फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू cos x, ये हो जाएगा cos x और इसका ग्राफ भी इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिए। अब एक बार और डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी। तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा f डबल डैश इक्वल्स टू माइनस साइन x और इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो अब साइन x 0 से पाई में पॉजिटिव होता है तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जो माइनस साइन x है वह 0 से पाई में निगेटिव हो जाएगा और माइनस साइन x निगेटिव होने का मतलब है फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा होगा और फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा होने का मतलब है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि cos x है ये डिक्रीज करेगा 0 से पाई में। और किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव उसके टेंजेंट के स्लोप को भी दर्शाता है। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से पाई में डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये हो गया कि फंक्शन का स्लोप डिक्रीज करेगा 0 से पाई में और फंक्शन का स्लोप डिक्रीज करेगा 0 से पाई में। इसका मतलब ये है कि 0 से पाई में कनकेव डाउन होगा, फंक्शन का कनकेव डाउन होगा। और अब पाई से 2 पाई में साइन नेगेटिव होता है तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव माइनस साइन पाई से 2 पाई में पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस साइन पाई से 2 पाई में पॉजिटिव होगा, मतलब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा और फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा होने का मतलब ये है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि cos x है वो इंक्रीज करेगा पाई से 2 पाई में। और फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप को भी रिप्रेजेंट करता है तो पाई से 2 पाई में स्लोप अब इंक्रीज करेगा और पाई से 2 पाई में स्लोप इंक्रीज करने का मतलब ये है कि पाई से 2 पाई में कनकेव अप होगा, फंक्शन का कनकेव अप होगा। तो फंक्शन का कनकेव 0 से पाई में डाउन है और फिर पाई से 2 पाई में कनकेव अप है। और फंक्शन का डबल डेरिवेटिव माइनस साइन x 0 से 2 पाई में एक बार अपना साइन चेंज कर रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। और फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे अपना साइन चेंज करता है निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, उस पॉइंट पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 होता है। या फिर ये कह लो कि फंक्शन का कनकेविटी जिस पॉइंट पे चेंज होता है उस पॉइंट पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 होता है। हमारे इस केस में फंक्शन का कनकेविटी चेंज हो रहा है पाई पे, पहले 0 से पाई में डाउन था, फिर पाई से 2 पाई में कनकेविटी अप है। तो यहाँ पे कनकेविटी चेंज कहाँ पे हो रहा है? पाई पे। हम यहाँ पे इन पॉइंट को छोड़ के बात करना है 0 और 2 पाई को। तो 0 से 2 पाई में एक बार कनकेविटी चेंज हो रहा है पाई पे और जिस पॉइंट पे कनकेविटी चेंज होता है उस पॉइंट पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 होता है। या फिर ये कह लो कि उस पॉइंट पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करेगा। तो ये कर्व अभी 0 से 2 पाई में एक बार कनकेविटी चेंज कर रहा है पाई पे, तो कोई भी लाइन इस कर्व को मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ही कट कर सकता है।
तो कोई भी कर्व यदि एक ही बार कनकेविटी चेंज करता है तो कोई भी लाइन उस कर्व को मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ही कट कर पाएगा, और वो एक ही बार कनकेविटी चेंज करेगा तो फंक्शन के डबल डेरिवेटिव के लिए एक ही वेनिशिंग पॉइंट मिलेगा। वेनिशिंग पॉइंट होता है किसी फंक्शन का जिसपे फंक्शन 0 हो, तो वो उसे वेनिशिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे 0 से 2 पाई में फंक्शन का कनकेविटी एक ही बार चेंज हो रहा है तो फंक्शन के डबल डेरिवेटिव के लिए एक ही वेनिशिंग पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे पाई है इस केस में, तो पाई पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव तुम देखोगे कि वो 0 होगा। और कोई भी कर्व एक ही बार कनकेविटी चेंज करता है तो कोई भी लाइन उस कर्व को मैक्सिमम 3 ही डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर सकता है। और अब यदि हम इस कर्व को 2 पाई से 3 पाई तक ले जाए तो कुछ इस तरह का होगा। तो अब तुम देखोगे कि यहाँ पे पाई से 3 पाई में एक बार और कनकेविटी चेंज हो रहा है 2 पाई पे, तो 2 पाई पे कनकेविटी चेंज हो रहा है तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 2 पाई पे भी 0 होगा। मतलब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एक बार और वेनिश करेगा 2 पाई पे। तो अब ये कर्व 0 से 3 पाई में 2 बार अपना कनकेविटी चेंज कर रहा है, एक बार पाई पे और फिर 2 पाई पे। तो यहाँ पे 0 से 3 पाई में फंक्शन के डबल डेरिवेटिव के लिए 2 वेनिशिंग पॉइंट मिलेगा, पाई और 2 पाई। तो अब कोई भी लाइन इस कर्व को एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर सकता है। तो हमने अभी तक देखा कि कोई भी कर्व यदि एक ही बार कनकेविटी चेंज करता है तो कोई भी लाइन उस कर्व को मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ही कट कर सकता है, और यदि कोई भी कर्व 2 बार अपना कनकेविटी चेंज करता है तो कोई भी लाइन उस कर्व को एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर सकता है। तो कोई भी लाइन किसी कर्व को एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे तभी कट कर पाएगा जब वो कर्व अपना एटलीस्ट 2 बार अपना कनकेविटी चेंज तो करेगा ही, तभी कोई भी लाइन उस कर्व को एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर पाएगा। और 2 बार वो कर्व अपना 2 बार कनकेविटी चेंज करेगा तो फंक्शन के डबल डेरिवेटिव के लिए 2 वेनिशिंग पॉइंट मिलेगा। लेकिन हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव वेनिशेस एट मोस्ट ऑल्सो ऑन आर। अगर ज्यादा से ज्यादा फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एक ही बार वेनिश करेगा तो फंक्शन कर्व अपना कनकेविटी सिर्फ एक ही बार चेंज करेगा, और एक ही बार चेंज करेगा तो कोई भी लाइन उस कर्व को मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ही कट कर पाएगा। लेकिन लाइन 2 दिया गया है कि कर्व को एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो लाइन 2 के लिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि लाइन 2 अगर 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा तो कर्व अपना कनकेविटी एटलीस्ट 2 बार तो चेंज करेगा ही, और एटलीस्ट 2 बार कनकेविटी चेंज करेगा तो फंक्शन के डबल डेरिवेटिव के लिए एटलीस्ट 2 वेनिशिंग पॉइंट तो मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी में कह रहा है कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव वेनिशेस एट मोस्ट ऑल्सो ऑन आर, मतलब एक ही बार वेनिश, ज्यादा से ज्यादा फंक्शन के डबल डेरिवेटिव के लिए एक ही वेनिशिंग पॉइंट मिलेगा। तो ये ऑप्शन लाइन 2 के लिए गलत हो जाएगा। अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एक ही बार वेनिश करेगा तो लाइन ज्यादा मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ही कट कर पाएगा, जो कि लाइन 2 तो यहाँ पे एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है लाइन 2 के लिए। अब ऑप्शन सी देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है d3 f/dx वेनिशेस एटलीस्ट ऑन्स ऑन आर। यहाँ पे एटलीस्ट कहा गया है फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव कॉन्केविटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को दिखाता है। तो हमें ये देखना है कि फंक्शन के ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए एक भी वन वेनिशिंग पॉइंट, एटलीस्ट एक वेनिशिंग पॉइंट मिलता है या नहीं। तो फंक्शन साइन एक्स का एक बार और डेरिवेटिव कर लेते हैं, ट्रिपल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। और डबल डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव का हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं, वो इस तरह का होगा। और फंक्शन का थर्ड टाइम डेरिवेटिव कॉन्केविटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को दिखाता है। तो हमें देखना है कि साइन फंक्शन जो साइन एक्स है वहाँ वह किस इंटरवल में कॉन्केविटी इंक्रीज करता है और किस इंटरवल में कॉन्केविटी डिक्रीज करता है। फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव यदि 0 से छोटा होता है जिस इंटरवल में, उस इंटरवल में कॉन्केविटी डिक्रीज करता है, और जिस इंटरवल में फंक्शन का थर्ड टाइम डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है उस इंटरवल में कॉन्केविटी फंक्शन का कॉन्केविटी इंक्रीज करता है। और जिस पॉइंट पे फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव साइन चेंज करता है उस पॉइंट पे फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव 0 होता है, मतलब वो पॉइंट वेनिशिंग पॉइंट होता है। जिस पॉइंट पे फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव 0 होता है, मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव साइन चेंज करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, उस पॉइंट पे फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव वेनिश करेगा। तो तुम्हें पता है कि माइनस कॉस 0 से π/2 में नेगेटिव होता है,
है, और यदि माइनस कॉस 0 से π/2 में नेगेटिव होता है तो मतलब फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव 0 से π/2 में 0 से छोटा होगा। और फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव 0 से छोटा होने का मतलब है कि 0 से π/2 में फंक्शन का डबल डेरिवेटिव डिक्रीज करेगा, और फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 से π/2 में डिक्रीज करने का मतलब यह है कि 0 से π/2 में फंक्शन का कनकेविटी डिक्रीज करेगा। और अब π/2 से 3π/2 में माइनस कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव π/2 से 3π/2 में 0 से बड़ा होगा। और फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव π/2 से 3π/2 में 0 से बड़ा होने का मतलब यह है कि π/2 से 3π/2 में फंक्शन का डबल डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है वह इंक्रीज करेगा। और फंक्शन का डबल डेरिवेटिव इंक्रीज करने का मतलब यह है कि π/2 से 3π/2 में फंक्शन का कॉन्केविटी इंक्रीज करेगा। और अब 3π/2 से 5π/2 में माइनस कॉस नेगेटिव होता है, माइनस कॉस नेगेटिव होता है मतलब फंक्शन का थर्ड टाइम डेरिवेटिव 3π/2 से 5π/2 में 0 से छोटा होगा। और फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव 0 से छोटा होगा मतलब फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव 3π/2 से 5π/2 में डिक्रीज करेगा। और फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव डिक्रीज करने का मतलब यह है कि 3π/2 से 5π/2 में फंक्शन का कॉन्केविटी डिक्रीज करेगा। और फिर 5π/2 से 3π में माइनस कॉस पॉजिटिव होता है, माइनस कॉस पॉजिटिव होता है मतलब फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा। और फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा मतलब फंक्शन का सेकेंड टाइम डेरिवेटिव इंक्रीज करेगा 5π/2 से 3π में। और सेकेंड डेरिवेटिव इंक्रीज करने का मतलब यह है कि फंक्शन का कॉन्केविटी इंक्रीज करेगा 5π/2 से 3π में। तो फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव 0 से 3π में 3 बार अपना साइन चेंज कर रहा है, π/2 पे, 3π/2 पे और 5π/2 पे। और फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे अपना साइन चेंज करता है उस पॉइंट पे फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव 0 होता है। तो π/2, 3π/2 और 5π/2 इस तीनों पॉइंट पे फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये कर्व 0 से 3π में 2 बार अपना कनकेविटी चेंज कर रहा था, तो फंक्शन के ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए 3 वेनिसिंग पॉइंट मिला, π/2, 3π/2 और 5π/2। तो हमारा ऑप्शन सी जो था d3f/dx वेनिसेस एट लीस्ट ऑन सोनार, ये सही हो जाएगा, क्योंकि यदि 3 वेनिसिंग पॉइंट मिल रहा है तो एक तो मिलेगा ही, एक या एक से ज्यादा इसमें मिल सकता है वेनिसिंग पॉइंट। हमारे इस केस में अभी 3 वेनिसिंग पॉइंट मिल रहा है, 2 बार कनकेविटी चेंज कर रहा है तो फंक्शन के ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए इस केस में 3 वेनिसिंग पॉइंट मिल रहा है। लेकिन यदि हम एक पॉलिनोमियल का कर्व ड्रॉ करें जो 2 बार अपना कनकेविटी चेंज करता हो तो वो कुछ इस तरह का होगा। किसी लाइन को किसी कर्व को एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के लिए कर्व को एटलीस्ट 2 बार अपना कनकेविटी तो चेंज करने होंगे। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल ले लिया जो कि 2 बार अपना कनकेविटी चेंज कर रहा है, तो कोई भी लाइन इस कर्व को एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर सकता है। तो तुम देखोगे कि ये कर्व 2 बार अपना कनकेविटी चेंज कर रहा है, तो फंक्शन के डबल डेरिवेटिव के लिए 2 वेनिसिंग पॉइंट मिलेगा। तो यदि हम फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालें और उसका कर्व ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह का होगा। तो तुम देखोगे कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फंक्शन के डबल डेरिवेटिव के लिए 2 वेनिसिंग पॉइंट मिल रहा है। तो कोई भी कर्व 2 बार अपना कनकेविटी चेंज करता है तो 2 फंक्शन के डबल डेरिवेटिव के लिए 2 वेनिसिंग पॉइंट तो मिलेगा। और यदि हम इस फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव निकालें तो वो किसी इस तरह का होगा, उसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का होगा। और तो ये रेड वाला लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इस केस में फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए एक ही वेनिसिंग पॉइंट मिल रहा है। लेकिन एटलीस्ट एक वेनिसिंग पॉइंट तो मिल रहा है ना इसमें भी। तो कोई भी लाइन किसी कर्व को एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे तभी कट कर पाएगा जब वो कर्व अपना 2 बार कनकेविटी चेंज करता हो, और 2 बार कनकेविटी चेंज करेगा तो फंक्शन के डबल डेरिवेटिव के लिए एटलीस्ट 2 वेनिसिंग पॉइंट तो मिलेगा ही, और फंक्शन के ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए एटलीस्ट 1 वेनिसिंग पॉइंट तो मिलेगा ही। तो ऑप्शन 3 जो था dqf/dx वेनिसेस एटलीस्ट ऑन आर, ये सही हो जाएगा। कोई भी कर्व यदि 2 बार कनकेविटी चेंज करता है तभी कोई लाइन उसे एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर पाएगा, और यदि 2 बार अपना कनकेविटी चेंज करता है तो फंक्शन के डबल डेरिवेटिव के लिए एटलीस्ट 2 वेनिसिंग पॉइंट मिलेगा, और फंक्शन के थर्ड डेरिवेटिव के लिए एटलीस्ट 1 वेनिसिंग पॉइंट तो मिलेगा ही। अभी पॉलिनोमियल वाले ग्राफ में देखें कि एटलीस्ट 1 वेनिसिंग पॉइंट मिल रहा था, लेकिन अभी साइन के ग्राफ में यहाँ पे एटलीस्ट 3 वेनिसिंग पॉइंट मिल रहा है। तो अगर एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है कोई लाइन किसी कर्व को, तो वो
कर्व अपना कॉन्केविटी 2 बार चेंज करेगा और 2 बार कॉन्केविटी चेंज करेगा तो फंक्शन के डबल डेरिवेटिव के लिए 2 वेनिशिंग पॉइंट मिलेगा और फंक्शन के ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए एटलीस्ट एक वेनिशिंग पॉइंट तो मिलेगा ही। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, dqf/dx वेनिसेस एटलीस्ट ऑन सोनार, ये सही है। और ऐसा सिर्फ यही दोनों कर्व और लाइन के लिए ट्रू नहीं है, ये जितना भी लाइन होगा जो एग्जैक्टली किसी कर्व को 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा वो सब के लिए ये ट्रू होगा कि एक वेनिशिंग पॉइंट, उसके थर्ड डेरिवेटिव के लिए एक वेनिशिंग पॉइंट तो मिलेगा ही एटलीस्ट। तो अब तक पता चला है कि ऑप्शन बी गलत है और ऑप्शन सी सही है। वैसे ये एमसीक्यू है तो इसमें कोई एक ही ऑप्शन ट्रू होगा, तो ऑप्शन सी सही मिल चुका है। तो लेकिन फिर भी अब ऑप्शन ए और डी चेक करते हैं ये क्या होता है। तो ऑप्शन ए और डी को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि कोई भी लाइन किसी भी कंटिन्यूअस कर्व को यदि 2 या 2 से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उस लाइन का जितना स्लोप होगा उतना ही स्लोप वाला टेंजेंट उस कर्व पे मिल जाएगा, एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही। कोई भी लाइन किसी कर्व को 2 या 2 से अधिक पॉइंट पे कट करता है तो वो लाइन का जितना स्लोप होगा उसी स्लोप का एक टेंजेंट उस कर्व पे मिल जाएगा। यदि हम इसे ग्राफ से समझे तो एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना लेते हैं 4 डिग्री का। ये 2 बार अपना कॉन्केविटी चेंज कर रहा है तो कोई भी लाइन इसे एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट 3 और 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर सकता है। और एक लाइन और एक टेंजेंट लाइन भी खींच लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रेड वाला जो है लाइन है और ब्लैक वाला टेंजेंट लाइन है। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे रेड वाला लाइन का जो भी स्लोप होगा वही उस ब्लैक वाला टेंजेंट लाइन का भी स्लोप होगा और 2 लाइन का सेम स्लोप रहता है, दोनों पैरेलल होता है। तो जो जो स्लोप उस रेड वाला लाइन का होगा वही स्लोप उस टेंजेंट, उस कर्व पे एक टेंजेंट मिल जाएगा जिसका स्लोप रेड वाला लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। तो कोई भी लाइन किसी कर्व को 2 या 2 से अधिक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है तो उस लाइन का जितना स्लोप होगा उतना ही स्लोप वाला टेंजेंट एक उस कर्व पे मिल जाएगा। लेकिन यदि लाइन कर्व के किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उस लाइन का जितना स्लोप है उतना ही स्लोप वाला उस कर्व पे टेंजेंट मिल भी सकता है और नहीं भी, यदि एक ही बार इंटरसेक्ट करता है तो। लेकिन यदि 2 या 2 से अधिक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है कोई लाइन किसी कर्व को तो उस लाइन का जितना भी स्लोप होगा उसी स्लोप का उस कर्व पे एक टेंजेंट मिलेगा। यदि हम साइन एक्स का ग्राफ खींच ले और एक लाइन ड्रॉ करें जो इस साइन एक्स के ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करता है और उस लाइन का स्लोप यदि 2 हम रख देते हैं तो तुम देखोगे कि साइन एक्स के कर्व जो है इस पे कोई भी 2 स्लोप वाला टेंजेंट नहीं मिलेगा। ये रेड वाला लाइन है, इसका स्लोप 2 है और इस पे साइन कर्व पे एक टेंजेंट बना लेते हैं और तो तुम देखोगे कि ये ब्लैक वाला जो टेंजेंट है साइन कर्व पे वो कभी इस रेड वाला लाइन के पैरेलल नहीं आएगा। यदि एक ही पॉइंट पे कोई लाइन किसी कर्व को इंटरसेक्ट करता है तो लाइन का जितना स्लोप है उतना ही स्लोप वाला टेंजेंट उस कर्व पे मिल भी सकता है और नहीं भी। इस केस में अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन यदि यहीं पे sin 2x का ग्राफ बनाए तो वो भी देखोगे कि ये रेड वाला लाइन उस कर्व को sin 2x के कर्व को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन इस केस में टेंजेंट लाइन उस रेड वाला लाइन के पैरेलल होगा क्योंकि यहाँ पे इस कर्व पे sin 2x के कर्व पे 2 ही स्लोप वाला टेंजेंट लाइन मिल जाएगा। तो कोई भी लाइन किसी कर्व को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो उस लाइन का जितना स्लोप है उतना ही स्लोप वाला उस कर्व पे टेंजेंट मिलेगा या नहीं, ये कर्व पे डिपेंड करता है। लेकिन यदि कोई भी लाइन किसी कर्व को 2 या 2 से अधिक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उस लाइन का जितना स्लोप है उतना ही स्लोप वाला उस कर्व पे टेंजेंट मिलेगा, ये फिक्स्ड है। जैसे एक पॉलिनोमियल का यहाँ पे कर्व बना लेते हैं और एक रेड लाइन ड्रॉ करते हैं इस पे, जो तुम देखोगे कि ये रेड लाइन इस कर्व को एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उस लाइन का स्लोप है 3। तो तुम देखोगे कि इस कर्व पे यदि टेंजेंट बनाएंगे तो इस लाइन के पैरेलल आएगा, मतलब इस कर्व पे एक टेंजेंट मिल जाएगा किसी पॉइंट पे जो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही उस टेंजेंट का भी स्लोप होगा। तो 2 या 2 से अधिक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कोई लाइन किसी कर्व को इंटरसेक्ट करता है तो उस लाइन का जितना स्लोप है उतना ही स्लोप वाला उस कर्व पे टेंजेंट मिल जाएगा। और किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव उस फंक्शन के स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है। और लाइन 1 है कि फंक्शन के कर्व को एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है और लाइन 1 का स्लोप है 3, तो 3 स्लोप वाला फंक्शन के कर्व पे एक टेंजेंट मिल जाएगा। 3 स्लोप वाला टेंजेंट मिलेगा उस कर्व पे, मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 3 अटेन करेगा। तो हमारा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 3 अटेन कर रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फंक्शन
का फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट अटेन द वैल्यू 3 ऑन आर। यहाँ पे 3 अटेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए में कह रहा है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 3 अटेन नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और लाइन 2 है y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, ये एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 4 स्लोप वाला भी टेंजेंट मिलेगा उस कर्व पे, क्योंकि अभी बता चुके हैं कोई भी लाइन किसी भी कर्व को 2 या 2 से अधिक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है तो उस लाइन का जितना स्लोप है उसी स्लोप वाला टेंजेंट उस कर्व पे मिल जाएगा। और सेम स्लोप का टेंजेंट उस कर्व पे मिल रहा है, मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव वो स्लोप अटेंड कर रहा है। तो यहाँ पे y2 जो है वो 4x प्लस 3, इस लाइन का स्लोप 4 है और ये लाइन एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 4 स्लोप वाला टेंजेंट उस कर्व पे मिलेगा। और 4 स्लोप वाला टेंजेंट उस कर्व पे मिलेगा मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 4 भी अटेन करेगा। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 3 अटेन कर रहा है और फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 4 भी अटेन कर रहा है। और चूंकि फंक्शन 4 टाइम्स कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जो आएगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब कंटिन्यूअस होगा। और कोई भी कर्व कंटिन्यूअस होता है और 2 वैल्यू अटेन करता है तो उस दोनों वैल्यू के बीच का भी सभी वैल्यू अटेन करेगा। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। यदि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है और 2 वैल्यू अटेन कर रहा है तो उस दोनों वैल्यू के बीच का भी सभी वैल्यू वो फंक्शन अटेन करेगा। अब चूंकि यहाँ पे फंक्शन 4 टाइम्स कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जो निकालेंगे वो भी डिफरेंशिएबल होगा। और फंक्शन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होगा, इसका मतलब कंटिन्यूअस भी होगा। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूअस भी होता है। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है और 2 वैल्यू अटेन कर रहा है 3 और 4। तो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम 3 एंड 4 के बीच का भी जितना वैल्यू है वो सभी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अटेन करेगा। तो यहाँ पे 7/2 जो है वह 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव द्वारा 7/2 जो वैल्यू होगा 3.5 ये भी अटेन किया जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 7/2 भी अटेन कर रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट अटेन द वैल्यू 7/2 ऑन आर, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 7/2 भी अटेन होगा। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अब मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्द।